हेलो एवरीवन, आई एम शैली एंड यू आर वाचिंग लीगल बिल। सो आज मैं आप सबके साथ इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली प्रोनाउंस किया है, दैट इज अबाउट EWS कोटा, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आई हूँ। सो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस जजमेंट की। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस केस। इस केस का नाम है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू नोट दिस केस इन योर नोटबुक, बिकॉज कोई भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आपके, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसीलिए ये डिस्कस किया जा सकता है आपके साथ कि क्या जजमेंट का नाम था। तो आप इस जजमेंट को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अभी चलिए डिस्कस करते हैं क्या फेसेट्स थे इस जजमेंट के। इस जजमेंट में 3:2 की मेजॉरिटी से ये जजमेंट आया है, मतलब 3 लोग मेजॉरिटी ओपिनियन होल्ड करते हैं और 2 लोग डिसेंटिंग ओपिनियन होल्ड करते हैं। अब चलिए देखते हैं किसका मेजॉरिटी व्यू है और किसका डिसेंटिंग व्यू है। सबसे पहले बताऊंगी कि जो जस्टिस माहेश्वरी हैं, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला, इन तीनों जजेस का जो व्यू है वो मेजॉरिटी है। और जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, जो अभी कल तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे यूयू ललित, उनके साथ जस्टिस रविंद्र भट्ट का जो व्यू है वो माइनॉरिटी व्यू है। सो अब चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या इश्यूज इन्वॉल्व थे इस केस में। इश्यूज क्या इन्वॉल्व थे इस केस में? बेसिकली इश्यूज 4 थे। अब चलिए एक एक करके उन इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इशू था कि वेदर द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी सेड टू ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय परमिटिंग द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस इंक्लूडिंग रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो सबसे पहले ये इशू ये कहता है कि क्या ये जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में आया है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन जो बताई गई है हमारे केशवानंद भारती जजमेंट से ये इवॉल्व हुई है, क्या उसको ये स्टेट को देकर परमिशन दे दिया गया कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सके रिजर्वेशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, क्या ये ब्रीच करता है इस बेसिक स्ट्रक्चर को या नहीं? जैसा कि सबको पता है कि जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन थी वो आई थी बहुत इम्पॉर्टेंट 13 जजेस बेंच की जजमेंट से, जो कि था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 1973 का ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें 13 जजेस बेंच इन्वॉल्व थी। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन आई थी। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन कहती है कि आप अमेंड कर लो, कुछ भी चीज़ें ला लो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को नहीं वॉयलेट कर सकते, आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन कोई एक फॉर्मूला नहीं बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन क्या है, लेकिन हाँ ये बोला गया है कि ये जैसे ही टाइम चेंज होगा, जैसे ही इवॉल्व होगा, वैसे ही ये केसेस टू केसेस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन इवॉल्व होगा। तो पहला इशू ये हुआ। और दूसरा इशू ये कहता है कि वेदर द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी सेड टू ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय परमिटिंग द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन इन रिलेशन टू एडमिशन टू प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन। अब जब हम देखेंगे इस अमेंडमेंट ने क्या किया था, आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 डाला है। उसमें आप अगर पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पे स्टेट के पास ये इनेबल किया गया है इस अमेंडमेंट के द्वारा कि स्टेट प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए भी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया रिजर्वेशन दे सकता है, ऐसे प्रोविज़न बना सकता है। यहाँ पे आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में अगर आप पढ़ेंगे तो मिलेगा, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा इशू ये इन्वॉल्व था कि वेदर द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी सेड टू ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सक्लूडिंग SCBCs, OBCs, SCs, STs फ्रॉम द स्कोप ऑफ EWS रिजर्वेशन। और जो ये इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन मिला है, केवल ये
फॉरवर्ड क्लास को, मतलब जो जनरल क्लासेस में इकोनॉमिक बेसिस पे उन लोगों को मिला है जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं, केवल उन्हीं को मिला है, तो उसमें उनको एक्सक्लूड किया गया है जो कि हैं ये अदर बैकवर्ड क्लासेस, जैसे SC/BCs हैं, OBCs हैं, SCs हैं, STs को एक्सक्लूड किया गया है। तो ये कहता है कि क्या ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इस तरीके इन कैटेगरीज वाले पर्सनस को एक्सक्लूड करके कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच कर रहा है या नहीं। तीसरा इशू ये था। और चौथा इशू ये है कि वेदर द कैप ऑफ 50% रेफर टू इन अर्लियर डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये 50% की जो लिमिट लगाई गई थी अर्लियर डिसीजंस में आपको बताऊंगी कि जो इंदसानी वाला केस है 1993 का, उसमें 50% की लिमिट लगाई गई है कि आप कितना भी रिजर्वेशन दो लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन इसमें एक चीज़ और बोली गई थी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आप 50% की लिमिट को ब्रीच कर सकते हो, मतलब उससे ज़्यादा आप रिजर्वेशन दे सकते हो। 50% की जो ये कैप लगाया गया था उसको आप ब्रीच कर सकते हो। इस जजमेंट में ये भी बोला गया था, इंदसानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। अगर ऐसा है, इफ सो कैन द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बी सेड टू बी ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर ऐसा है कि जो ये 50% की लिमिट है आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते और आपने क्रॉस कर दिया, तो क्या इससे करने से ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ब्रीच, मतलब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीच किया है ऐसा। तो ये 4 के 4 इश्यूज इन्वॉल्व थे। अब चलिए देखते हैं क्या बैकग्राउंड इस 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। सो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सबसे पहले ये 2019 में आया था और इसने इकोनॉमिक रिजर्वेशन दिया है इन जॉब्स एंड एजुकेशन was proposed to be provided by inserting clause 6 in articles 15 and 16 of the constitution through the amendment passed by parliament in January 2019। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2019 में हमारे आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में एक क्लॉज जोड़ा गया, इसमें क्लॉज 6 जोड़ा गया, इसमें भी क्लॉज 6 जोड़ा गया। और ये जो है आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन ना करने की, और आर्टिकल 16 ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ जॉब्स की बात करता है। तो इसमें क्लॉज 6 जोड़ा गया दोनों आर्टिकल में, और ये स्टेट को इनेबल करता है। आगे पढ़ते हैं। दिस न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल्स इनेबल द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स इंक्लूडिंग रिजर्वेशन in educational institution. It states that such reservation can be made in educational institution including private institution whether aided or unaided। तो इसकी बात करता है कि चाहे वो एडेड हो या अनएडेड हो, वहाँ पे भी स्टेट के पास ये डिस्क्रिशन आती है इस आर्टिकल से कि वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया ये कोटा प्रोवाइड कर सकते हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कवर्ड अंडर आर्टिकल 13(1)। तो ये बात करता है 15(6), ये एजुकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया रिजर्वेशन की बात करता है, और फर्दर स्टेट करता है और अपर लिमिट लगाता है कि ये जो रिजर्वेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया ये 10% से ज़्यादा नहीं जाएगा, विच विल बी इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। अब एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन क्या है, चलिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन OBCs के लिए जो है वो है 27% और SCs के लिए जो है वो है 15% और STs के लिए जो है वो है 7%। और अब जो दिया जा रहा है EWS के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए, वो 10%। तो ऐसे ये 49.5% हुआ। और इसके बाद ये जो है इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो 10% है ये ब्रीच कर रहा है जो ये 50% की लिमिट लगाई गई है। तो ये एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के इन एडिशन होगा, मतलब ये जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसके एडिशन में होगा 50% से ज़्यादा। अब है इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक रिजर्वेशन इन जॉब्स, वही जो मैंने बताया कि 16 में जो क्लॉज 6 डाला गया है जॉब्स में रिजर्वेशन की देने की बात करता है, एज वेल
ये आर्टिकल 16 में जो 6 है क्लॉज उसमें दिया गया है. आफ्टर अमेंडमेंट वॉज नोटिफाइड बाई प्रेसिडेंट, अ बैच ऑफ पिटिशंस वर फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इकोनॉमिक रिजर्वेशन. तो बहुत सारी पिटिशंस डाल दी गई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए जो इकोनॉमिक रिजर्वेशन के बेसिस पे मिला हुआ है. सो चलिए देखते हैं कि क्या मेजॉरिटी व्यू था और क्या माइनॉरिटी व्यू था. तो सबसे पहले देखते हैं मेजॉरिटी व्यू क्या था. इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन स्ट्रक्चर्ड सिंगुलरली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दे हैव ऑल्सो हेल्ड दैट ब्रीच ऑफ 50% सीलिंग लिमिट बाय ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन डज नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर. इन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को नहीं वायलेट करता है, जो कि केशवानंद भारती में इस डॉक्ट्रिन का इवोल्यूशन हुआ था. और उन्होंने बोला कि जो ये 50% की सीलिंग लिमिट है ना, ये ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देने से ये वायलेट नहीं होता बेसिक स्ट्रक्चर. और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि रिजर्वेशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन बाय स्टेट सो एज टू इंश्योर ऑल इंक्लूसिव अप्रोच. इन्होंने बोला कि ये एक इंक्लूसिव अप्रोच है. और इन्होंने ये बोला कि रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस डज नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑन अकाउंट ऑफ 50% सीलिंग लिमिट बिकॉज सीलिंग लिमिट इज नॉट इनफ्लेक्सिबल. हाँ, इन्होंने बोला कि जो ये इनफ्लेक्सिबल नहीं बनाया गया इस सीलिंग लिमिट को कि नहीं आप 50% से ज़्यादा जा ही नहीं सकते. है जा सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में इंद्रसानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ बोला था. तो उन्होंने भी यही चीज़ बोली. अब आगे है कि द इम्प्यूग्ड अमेंडमेंट हैज़ टू बी ट्रीटेड एज एन अफर्मेटिव एक्शन बाय द पार्लियामेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ईडब्ल्यूएस क्लास. इट कैन नॉट बी सेड टू बी अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन. अब मैं आपको बताऊंगी कि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन और अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है. अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन को आप बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो क्लास लेजिस्लेशन. क्लास लेजिस्लेशन को आर्टिकल 14 फॉरबिड करता है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन को आर्टिकल 14 फॉरबिड नहीं करता. रीजनेबल क्लासिफिकेशन मतलब 2 पर्सन हैं, ठीक है, 2 पर्सन हैं और वो दोनों पर्सन के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सेम नहीं है. तो अगर हम इन दोनों पर्सन को इक्वल ट्रीट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी हो जाएगी. ये है रीजनेबल क्लासिफिकेशन. रीजनेबल क्लासिफिकेशन. लेकिन अगर 2 पर्सन हैं, ठीक है, वो इक्वल सर्कमस्टांसेस में हैं और उनको उनमें से किसी एक पर्सन को हटा के उसके लिए कुछ प्रिविलेजेस दे देना, स्टेट ने ऐसे कुछ लॉज बना दिए, उसको प्रिविलेज मिल रहा है, हैं दोनों सेम सर्कमस्टांसेस में, लेकिन एक को प्रिविलेज मिल रहा है, ऐसा स्टैट्यूट लाया गया, तो ये हो जाएगा अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन. मतलब ये हो जाएगा अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन, मतलब क्लास लेजिस्लेशन हो जाएगा. तो जस्ट एज इक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली, अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये पूरा का पूरा इस लाइन में इन्होंने पूरा का पूरा आर्टिकल 14 का जो जिस्ट है वो बता दिया. ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि जस्ट एज इक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वली, अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली. जैसे हम इक्वल पर्सन को अनइक्वल नहीं ट्रीट कर सकते, मतलब जो इक्वल सर्कमस्टांसेस में हैं उनको अनइक्वल नहीं ट्रीट कर सकते, वैसे ही अनइक्वल को हम इक्वल नहीं ट्रीट कर सकते, मतलब जो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में हैं उनको हम इक्वल ट्रीट करेंगे तो वो इनइक्वालिटी हो जाएगी. ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगी. फिर इसके बाद है उन्होंने बोला कि ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वली वायलेट इक्वालिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. द अमेंडमेंट क्रिएट्स अ सेपरेट क्लास ऑफ ईडब्ल्यूएस. द एक्सक्लूजन ऑफ एसीबीसीज कैन नॉट बी सेड टू बी डिस्क्रिमिनेटरी और वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम इस ईडब्ल्यूएस कोटा में केवल उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनको दे रहे हैं, और इनमें एकदम एक्सक्लूड किया है एससीज को, एसटीज को और ओबीसीज को और एसीबीसीज को, तो ये जो है ये वायलेशन नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन का. इन्होंने ऐसा बोला. Justice Trivedi and Pardiwala also made observation in judgment regarding the need to have a time span for reservation. अब इन्होंने बहुत important line बोली है कि the need to have a time span for reservation. मतलब इन्होंने बोला कि भाई रिजर्वेशन का भी एक टाइम होता है.
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने ये भी बोला है अपने जजमेंट में कि जब एक टाइम आ जाता है जब हमें रिवाइव करना होता है इस रिजर्वेशन की क्राइटेरिया को, तो 75 साल पूरे होते ही हमको, हमारे ऊपर ये एक ऑब्लिगेशन है कि हम उसे रिवाइव करें, ऐसा उन्होंने बोला। और जस्टिस पारदीवाला ने भी यही बोला है कि अगर हम इसको दे देंगे ऐसे, तो ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वेस्टेड बन जाएगा। वेस्टेड मतलब परमानेंट हो जाएगा ये रिजर्वेशन। तो हमको ना अब टाइम को देखते हुए इस रिजर्वेशन क्राइटेरिया को भी रिवाइव करना है, देखना है, रिवाइज करना है, ये ऐसा इन्होंने बोला। फिर अब चलिए देखते हैं डिसेंटिंग ओपिनियन क्या था। डिसेंटिंग ओपिनियन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी कल तक थे यू ललित एंड चीफ जस्टिस रविंद्र भट्ट, इनका डिसेंटिंग ओपिनियन था। उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज पर से नॉट वायलेटिव, मतलब ये पर से तो वायलेटिव नहीं है, लेकिन जस्टिस भट्ट हेल्ड दैट इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन बी यूज टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन एजुकेशन अंडर आर्टिकल 15 बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब्स अंडर आर्टिकल। इन्होंने बोला कि ठीक है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो वो केवल एजुकेशन में रिजर्वेशन दो, आर्टिकल 15 में जो बताया गया है, ना कि आर्टिकल 16 में जो बताया गया है जॉब्स में रिजर्वेशन देने की क्या ज़रूरत है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इन्होंने ये बोला, वाइल द इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर से इज परमिसिबल in relation to access of public goods under Article 15, same is not true for Article 16, the goal of which is empowerment through representation of community, Justice Bhatt's judgment stated, ऐसा उन्होंने बोला। However, excluding the poor among SC, ST, OBC from educationally backward class on the ground that they have enjoyed benefits, the 103rd Amendment, उन्होंने बोला कि हम अगर एक्सक्लूड करते हैं तो ये बहुत ही, मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा, ऐसा इन्होंने बोला। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट एक्सक्लूजन एंड दिस अमेंडमेंट अंडरमाइंस द फैब्रिक ऑफ सोशल जस्टिस एंड देयर बाई द बेसिक स्ट्रक्चर। सो दिस अमेंडमेंट इज डिल्यूडिंग अस टू बिलीव, ये हमको बिलीव करने के लिए बोल रहा है कि दोज गेटिंग सोशल एंड बैकवर्ड क्लास बेनिफिट, जो SC ST की बात कर रहे हैं ये लोग, इज समहाउ बेटर प्लेस्ड, उनकी जो सिचुएशन है वो बेटर हो चुकी है। द एक्सक्लूजन इज बेस्ड ऑन सोशल ओरिजिन विच डिस्ट्रॉयज द इक्वालिटी कोड। इन्होंने बोला कि इक्वालिटी कोड को, ये जो अमेंडमेंट लाया गया है 103rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 2019, ये हमारे इक्वालिटी कोड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो मुझे आशा है कि ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा जजमेंट। सो गाइज डू कमेंट इन चैट बॉक्स कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आपके हिसाब से सही है, क्या होना चाहिए था ये जजमेंट आपके हिसाब से, और आपके क्या व्यूज हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कमेंट इन द चैट बॉक्स।